कौन कौन आया? पूनम, शुभम और विकास। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको कल लास्ट था हमारा ऑल्टरनेटर, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का जो पार्ट है ये, दैट इज ऑल्टरनेटर, वो हमारा था। अब इस हिसाब से तो सिंक्रोनस मोटर पढ़ानी चाहिए मेरे को, है ना। लेकिन क्या है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर फेजर डायग्राम्स थोड़े से ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको अपन जब क्लास हमारी रेगुलर ओपन हो जाएगी तब मैं आपको कराऊंगा, तो वो का बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगी अपनी। ठीक है ना, इसलिए ये दूसरा टॉपिक ले लिया मैंने, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और उसके बाद फिर मैं ना स्पेशल मोटर्स ले लूँगा, क्योंकि स्पेशल मशीन्स और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा फेजर डायग्राम भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल बेस भी नहीं है, थ्योरेटिकल है सारे के सारे। तो वो नोट्स में डाल ही दूंगा, तो उनको आप पढ़ लेना तो आसानी से हो भी जाएंगे। वो ज़्यादा समझाने का स्पेशली स्पेशल मशीन्स में है नहीं ज़्यादा इतना, क्योंकि ज़्यादा उनकी डिटेल में एनालिसिस हमारे डिप्लोमा लेवल के ऊपर है नहीं, वो केवल डायग्राम है, वर्किंग है और एप्लीकेशंस वगैरह है केवल। ठीक है ना। सो नाउ वी स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, सामान्यतः घरों के अंदर, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर और बड़ी इंडस्ट्रीज में छोटे टूल्स को ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम में लेगी। लेस देन 1 किलोवाट कम रेटिंग की होती हैं, और मैक्सिमम जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है हमारे, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस आप देख लीजिए अपने चारों तरफ घरों के अंदर, अपना रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, अपना फूड मिक्सर जो होता है वो है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाए। पानी की जो मोटर है अपनी, जिसको अपन सामान्य लैंग्वेज में पानी की मोटर बोलते हैं, वो भी क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही। सो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। घर में अपन कोई काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, वो आरी से जो मोटर काट रही है, पत्थर को काटती है, वो सारी सारी क्या है, ऑल आर द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री का कॉमर्शलाइजेशन लेवल पे यूज नहीं होता, लेकिन डोमेस्टिक लेवल के ऊपर और छोटे पावर एप्लीकेशंस के अंदर इनके थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, सो इनकी इंपॉर्टेंस को पर कम नहीं मान सकते, छोटी मोटर इसलिए। अब समस्या क्या है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोटे तौर पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह होती है, लेकिन इसके स्टेटर में सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, बस ये इसका फर्क है। 3 फेज में 3 फेज वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज में सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। रोटर की संरचना बिल्कुल स्क्वायरल केज प्रकार की होती है, और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। कैपेसिटी कम है तो उसके हिसाब से उसकी जो कॉपर है उसमें उसकी डिजाइन अलग होती है। स्टेटर में स्लॉट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समरूप रूप से वितरित होते हैं, जिसमें सामान्य सिंगल फेज डबल लेयर वाइंडिंग होती है। ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिए तो डबल लेयर कर देते हैं, अदरवाइज सिंगल लेयर। लेकिन इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। हमने 3 फेज और 2 फेज में देखा था कि घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन सिंगल फेज में घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार की मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इनको स्टार्ट करने का अपने को मेथड बनाना पड़ेगा। सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इनमें घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। सिंगल फेज का जो फ्लक्स होता है वो पल्सिटिव नेचर का होता है, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। जब ऑल्टरनेटिव फ्लक्स होगा तो वो मोटर रोटेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मोटर फ्लक्स रोटेट नहीं होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई भी वाइंडिंग के द्वारा कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं काटा जाएगा, उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, लेंज का नहीं लगेगा, अल्टीमेटली वो रोटर रोटेट नहीं होगा। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको रोटेटिंग ऑटोमेटिक करेंगे इसकी। ठीक है ना। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये नाम है 3, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर टाइप और शेडेड पोल। सिलेबस में आपके इस तरह से नाम लिखा हुआ है, एक तो रेजिस्टेंस स्टार्ट, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट कह दीजिए चाहे स्प्लिट फेज कह दीजिए, एक ही बात है। दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन, थर्ड
कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, और लास्ट शेडेड पोल टाइप। ये 4 टाइप की मोटर्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में न तो एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज डेवलप करी हैं। थोड़ी टिपिकल है थ्योरीज, उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने विद डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली तो क्या है, पूनम कुछ नहीं दिख रहा क्या तुमको? शुभम, शुभम दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन? शुभम स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हेलो, है? दिख रही है सर, दिख रही तो है, पूनम दिख रही है। दिख रही है ना, ये पूनम क्यों नहीं दिख रही? पूनम, हेलो पूनम, सर कुछ नहीं दे रहा। है नहीं दिख रहा? नहीं सर। कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हारे? तो तुम वीडियो ऑन करो फिर। सर ऑन ही है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब एक को दिख रही है तो दूसरे को भी दिखनी चाहिए। मेरे यहाँ से तो सही है इसका। नोट्स हाँ नोट्स नोट्स नहीं दिखाई दे रहे। तो नोट्स दिख रहे हैं, तो आवाज आ रही है मेरी, तो आपका वीडियो ऑफ है। आप वीडियो ऑन करो आपका। आप तो दिखाई दे रहे हो लेकिन नोट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। नोट्स तो शुभम को तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, शुभम, ब्लैक आया हुआ है पूरा। शुभम दिख रहे हैं तुमको नोट्स और ये मेरा चेहरा दोनों दिख रहे हैं? सर दोनों दिख रहे हैं, वहां पर नेटवर्क इशू हो सकता है। यार लेकिन मेरी तो शक्ल दिख रही है ना उसको, पूनम को, तो नेटवर्क का तो इश्यू तो क्या होगा। तो ऐसा करो पूनम, तुम है ना वापस उसको लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो एक बार। ठीक है सर। करो, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप वापस ज्वाइन करो। जैसे तुम ज्वाइन कर लोगे देन आई विल अगेन स्टार्ट। वो अतुल तो पहले तो आया था, शुभम वापस गायब हो गया क्या? यही दिन तो आया था पहले। अब दिख रहा है पूनम? पूनम दिख रहा है अब? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, ओके, तो भी स्टार्ट। तो हाँ बोलो शुभम। तो 4 टाइप के मोटर हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, एंड फोर्थ इज शेडेड पोल। तो 4 प्रकार की मोटर होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी पावर एप्लीकेशन के हिसाब से और उनके यूज़ के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मोटर रोटेट नहीं होती है, इसके लिए कुछ आपके सिलेबस के अंदर थ्योरी दी हुई है कि किस किस कारण से, और वो थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला था क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रॉस फील्ड थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि स्टेटर और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री ऊपर है, क्रॉस है, इस तरह से क्रॉस है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच एंगल होगा, वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री एंगल है तो कॉस 90 जीरो होता है, जो रोटेटिंग टॉर्क आपका जीरो होगा, ठीक है। तो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कल्पना करते हैं जिसके स्टेटर पर सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तथा रोटर स्क्वायर केज प्रकार का है। ये देखिए, ये बता रखी है कोई मोटर, और ये 3 फेज, ये सिंगल फेज मोटर डिस्ट्रीब्यूटेड मोटर है, तो उसको इस तरह से बता रखा है। ये मोटर का स्टार्टिंग टर्न्स है वाइंडिंग के 1 2 3, और ये इसका फिनिशिंग एंड है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। मतलब ये तो एक पोल के अंडर में और ये दूसरे पोल एन पोल के अंडर में, एस पोल के अंडर में। तो क्रॉस जो है ये नॉर्थ पोल के अंडर में है, और ये डॉट है ये साउथ पोल के अंडर में। इसी प्रकार से जो रोटर है एन और एस, ये 3 कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर, और ये 3 रोटर कंडक्टर है। डॉट का मतलब ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, और क्रॉस का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, ठीक है।
तो इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फाई एस जो आपको दिखा रखा है, ये स्टेटर का फील्ड दिख रखा है हॉरिजॉन्टल। तो इस स्थिति में रोटर के अंदर जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो इसके 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको क्रॉस फील्ड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देख समझ लीजिए। जब इसके स्टेटर पर सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर वाइंडिंग में एसी क्षेत्र फाई एस उत्पन्न होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि रोटर कंडक्टर को काटकर ईएमएफ प्रेरित करता है। लेकिन स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड दोनों की दिशा हॉरिजॉन्टल है, जिससे नेट टॉर्क 0 होगा। अब यदि रोटर हाथ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो उत्पन्न ईएमएफ तथा रोटर की अक्ष से स्टेटर अक्ष से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर होगी, लेकिन रोटर परिपथ की आवृत्ति अधिक होने से रोटर प्रतिघात अधिक होगा, अतः रोटर धारा रोटर ईएमएफ से लगभग 90 डिग्री लैग करती है। इससे उत्पन्न फील्ड फाई आर स्टेटर फील्ड से 90 डिग्री पर होगा, अतः इसे क्रॉस फील्ड थ्योरी कहते हैं। ये समझा इसलिए रखा है कि किस प्रकार से फील्ड उत्पन्न होगा तो सही, लेकिन रोटर रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रोटर करंट और रोटर ईएमएफ के बीच में 90 डिग्री का करंट 90 डिग्री एंगल होगा। स्टेटर और रोटर फील्ड दोनों की दिशा एक ही होगी, तो इसमें टॉर्क उत्पन्न होने का प्रयास करेगा। लेकिन स्टेटर फील्ड रोटर ईएमएफ और रोटर करंट, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंस होती है तो लगभग 90 डिग्री लैग होता है, तो ये अल्टीमेटली रोटर आपका रोटेट नहीं होगा। इसी को एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है उससे एक्सप्लेन किया हुआ है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में क्या मान लिया हमने कि ये जो ऑल्टरनेटिव जो फ्लक्स है ना, ये ऑल्टरनेटिव फ्लक्स है, इस तरह से एसी फ्लक्स है। इस फ्लक्स को जब एसी वेव चलेगी तो हम ये मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फाई एम। मैक्सिमम वैल्यू इज फाई एम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस फाई एम के दो टुकड़े कर लिए, फाई एम बाई 2 और फाई एम बाई 2। ये दोनों फ्लक्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो इनका अल्टीमेट जो टॉर्क प्रोडक्शन है हर इंस्टेंट के ऊपर, वो नेट रिजल्टेंट टॉर्क वो 0 होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। माना इस प्रत्यावर्ती फ्लक्स का अधिकतम फ्लक्स फाई एम है, इसके दो भाग ए इक्वल टू फाई एम बाई 2 और फाई बाई 2 होंगे। इस तरह से देखिए, ओमेगा टी इक्वल टू 0 के ऊपर ये कंडीशन। तो ये फाई एम बाई 2 और ये फाई एम बाई 2, और ये दोनों जो फ्लक्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड से। ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक्सप्लेन करने का तरीका है कि वाई दिस इज हैपन। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फाई एम बाई 2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से जा रहे हैं ये। तो थीटा एंगल के बाद ये आ जाएगा, थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा, ये थीटा एंगल ये रोटेट हो जाएगा, तो टोटल जो होगा वो होगा फाई एम साइन थीटा। रिजल्टेंट इससे कितना होगा, फाई एम साइन थीटा। कब? व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। जब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो दोनों रोटेट करके 90 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे। जब ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो दोनों की डायरेक्शन इसकी तुलना में अपोजिट हो जाएगी। और जब वापस 270 होगा तो ये बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, और 360 डिग्री के ऊपर ये दोनों फ्लक्स वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मान लिया जाता है कि ये दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो 0 होगा। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से। तो दो थ्योरीज हैं इसको एक्सप्लेन करने की, क्रॉस फील्ड थ्योरी और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो देखिए, अब जो आपके क्वेश्चन के जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसे 30 पार्ट होंगे एक नंबर के। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का वो हो गया। और फिर 10 नंबर के बाकी 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके 40 नंबर के, 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। इस प्रकार से 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेरा पेपर पैटर्न बताने का मतलब आपको ये है कि जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो 5-5 नंबर के पार्ट कर देते हैं, ए पार्ट बी।
तो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप 2 पेज में अगर आप कोई काम लिख के आते हो तो दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। अननेसेसरी लड़के 4-4 5-5 पेज भर देते हैं 5 नंबर में, भगवान जाने क्या लिखते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य आपके लिए इतना सा है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसका टू द पॉइंट आंसर लिखिए, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइए। तो अगर आपके क्रॉस फील्ड थ्योरी आती है समझाने के लिए तो आपको केवल ये इतना सा लिखना है बस, क्रॉस फील्ड थ्योरी विद सुंदर डायग्राम बना दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको एक पेज के अंदर, बहुत है। अगर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आती है तो इसको ये डायग्राम बना दीजिए सुंदर सुंदर से, इसको 2 पेज थोड़ा सा लिख दीजिए बस इसके अंदर, इतना सा इसका आंसर होएगा। अननेसेसरी ज़्यादा लाइन बढ़ने से ऐसा नहीं कि आपके आंसर ज़्यादा, क्वेश्चन में मार्क्स ज़्यादा। तो कल जो क्लास लूंगा मैं आपकी, या जो भी नेक्स्ट अपना वर्क, हाँ कल वर्क डे है ना, कल जो क्लास लूंगा उसमें मैं आपको इन मोटर्स का विद फेजर डायग्राम, देखिए अधिकतर ये मोटर्स आएंगी एग्जाम के अंदर, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखिए। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल छोटा सा, वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल छोटा सा, फेजर डायग्राम सुंदर सा बना दीजिए इसका, इसकी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स आप सुंदर बना दीजिए, और इसकी एप्लीकेशन। 5 चीज़ें आपको लिखनी है। अब आप देखिए 5 चीज़ें 5 नंबर की हैं, तो आप देख लीजिए 1 नंबर में आप कितना वेटेज देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, टू द पॉइंट लिखिए, सुंदर लिखिए, डायग्राम अच्छा बनाइए। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन, सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम भी आ जाएगा, फिर इसकी फेजर डायग्राम, फिर इसकी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, और देन इसकी एप्लीकेशंस, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ भाई शुभम, ठीक है, ओके।